नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज मंगलवार 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं की शिखर बैठक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है। यह बैठक आज दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से शुरू होगी और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि एससीओ में फिलहाल भारत समेत 8 देश शामिल हैं, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। साथ ही बता दें कि इस संगठन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा समूह माना जाता है। इस वर्चुअल समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भी हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल सोमवार को राज्य की मौजूदा स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए सीएम ऑफिस में संयुक्त मुख्यालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में राज्य सरकार से लेकर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में हिंसा को तत्काल रूप से रोकने के लिए कुछ जरूरी फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक अहम फैसला ये है कि 5 जुलाई से पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। सीएम ने कहा कि पहाड़ी और घाटी जिलों में स्थापित बंकरों को हटा दिया जाएगा। वहीं मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं, ताकि खेती किसानी की गतिविधियां शुरू हो सकें। आपको बता दें कि 3 मई को मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। पूर्वोत्तर राज्य में शांति लाने के लिए सेना और अन्य केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। वहीं जातीय समुदायों के बीच 2 महीनों से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। एनसीपी में टूट के बाद अब पार्टी पर कब्जे की जंग भी शुरू हो गई है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी प्रमुख तो शरद पवार ही हैं, लेकिन पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन उनके साथ है। इस बीच खबर है कि अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल वह आज मंगलवार 4 जुलाई को पार्टी के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और एनसीपी का ये नया ऑफिस मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय के पास स्थित होगा। बता दें, इस नए ऑफिस का नाम राष्ट्रवादी भवन रखा गया है। एएनआई की खबर के मुताबिक डिप्टी सीएम अजीत पवार आज मंगलवार को पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ये भी बता दें कि एनसीपी का वर्तमान ऑफिस अभी मुंबई के बलाड स्टेट में स्थित है। वहीं समाचार एजेंसी ने पार्टी के नए दफ्तर के बाहर का एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश लिखा गया है और इससे कुछ ही दूरी पर महाराष्ट्र सरकार के दफ्तर स्थित हैं। महाराष्ट्र में रविवार को आया सियासी भूचाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि प्रदेश में अब नेता विपक्ष पद को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। खबर है कि एनसीपी में टूट के एक दिन बाद ही कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष पद के लिए दावा पेश किया गया। कांग्रेस नेता बालासाहेब थारोट का कहना है कि जिसके पास संख्या ज्यादा है उसकी तरफ से ही नेता विपक्ष बनाया जाएगा। विपक्ष में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है। हमारे विधायक पार्टी में बरकरार हैं। 2019 में हमारे पास 44 विधायक थे, अब हमारे पास 45 हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद की मांग करेगी और इस मुद्दे पर आज मंगलवार 4 जुलाई को कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई है। वहीं सारे घटनाक्रम पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर कांग्रेस का दावा जायज है, क्योंकि उसके पास राज्य में विपक्षी खेमे में सबसे ज्यादा सीट हैं। शरद पवार ने कहा कि वह किसी की प्रति दुर्भावना रखकर राजनीति नहीं करते हैं। आपको बता दें कि एनसीपी में हुए विद्रोह के बाद शरद पवार ने जितेंद्र आव्हाड को विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया। वहीं इसके एक दिन बाद कांग्रेस के विधायक दल के नेता बालासाहेब थारोट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद की मांग की है। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर पर 2 भारतीय राजनयिकों का नाम देखे जाने के बाद भारत अलर्ट हो गया है। इस घटना के बाद से कनाडा समेत अन्य देशों में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई। दरअसल सारा मामला ये है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कुछ हफ्तों पहले वहां गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर खालिस्तान समर्थकों ने यह पोस्टर छपवाए और इसमें भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और महावाणिज्य दूत अपूर्व श्रीवास्तव की तस्वीरें और नाम निज्जर के हत्यारों के रूप में दिखाया गया है। बता दें, इस बीच रविवार देर रात खालिस्तान समर्थकों की तरफ से भारतीय काउंसलेट पर भी हमला किया गया था और अब यह पोस्टर 8 जुलाई को टोरंटो में खालिस्तानी तत्वों द्वारा प्रस्तावित एक रैली के बारे में छपवाए गए हैं। इस पोस्टर को कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पूर्व संवाददाता
टेरी मिलविस्की ने ट्वीट किया था। वहीं इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों के पोस्टरों पर भारतीय राजनयिकों के नाम दिखने का मुद्दा कनाडा और अन्य देशों की सरकारों के साथ उठाया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अब तक ऐसा पहले ही किया जा चुका होगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच कल सोमवार 3 जुलाई को कानून मंत्रालय के संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में तमाम राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हुए। बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की। इसमें लॉ कमीशन और भारत सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इस बैठक में स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के अलावा बसपा सांसद मलूक नागर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा, बीजेपी से लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल, बीजेपी से राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी समेत अन्य सदस्य और विधि आयोग के सदस्य सचिव और कानून मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। खबरों के मुताबिक इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और कितना जरूरी है, इसे लेकर चर्चा की गई और कमेटी के सदस्यों से इस पर सवाल भी किए गए। जहां इस बैठक में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने समान नागरिक संहिता बनने की स्थिति में पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने की वकालत की, तो वहीं कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विवादित मुद्दे पर विचार विमर्श शुरू करने के विधि आयोग के कदम पर सवाल उठाया। बता दें, जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, टीएमके सहित ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिए जाने को अगले लोकसभा चुनाव से जोड़ा है। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद उठाए गए कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। दरअसल हादसे की जांच के लिए गठित की गई हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि इस हादसे से बचा जा सकता था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ट्रेन दुर्घटना की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने पाया है कि हादसे की मुख्य वजह गलत सिग्नलिंग थी। समिति ने इस मामले में सिग्नलिंग और दूरसंचार विभाग में कई स्तरों पर चूक के बारे में भी बताया है। साथ ही संकेत दिया कि अगर पिछली चेतावनी को ध्यान में रखा जाता तो त्रासदी से बचा जा सकता था। रेलवे सुरक्षा आयोग की ओर से रेलवे बोर्ड को सौंपी गई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्य में खामियों के बावजूद अगर दुर्घटना स्थल बहानगा बाजार के स्टेशन प्रबंधक ने एसएनटी कर्मचारियों को दो समानांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विचों के बार बार असामान्य व्यवहार की सूचना दी होती तो वे उपचारात्मक कदम उठा सकते थे और हादसे से बचा जा सकता था। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर जिले में बहानगा बाजार के पास 2 जून को हुई दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।